हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है कोरोना इन्फेक्शन या कोरोना वायरस, जिसको कोविड-19 भी हम नॉर्मली बोलते हैं। ये टॉपिक आई थिंक एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है एमएसएन में, इसलिए मुझे लगा कि एक वीडियो इस पे बना ही देते हैं। तो अपन बात करें अब इस कोरोना वायरस की या कोरोना इन्फेक्शन की। तो जो कोरोना वायरस है ये एक कोई सिंगल वायरस नहीं है, ये एक पूरी कंप्लीट फैमिली है जिसमें डिफरेंट टाइप के वायरस पाए जाते हैं। और नॉर्मली जो ये इन्फेक्शन कोज करते हैं, लाइक जो कॉमन कोल्ड ये कोज करते हैं और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम ये कोज करते हैं। तो कोरोना वायरस एक फैमिली है, एक सिंगल वायरस नहीं है। नेक्स्ट वन अब बात करें जो रिसेंटली जो फैला था, तो जो 2019 की बात करें तो आप सभी को पता है जो चाइना का जो सिटी है वुहान, वहाँ पे कोरोना वायरस की एक नई स्ट्रेन देखने को मिली थी। ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या हो गया था, कोरोना का इन्फेक्शन फैल चुका था, आउटब्रेक हो चुका था। नेक्स्ट वन, जो वहाँ पे जो कोरोना वायरस की स्ट्रेन मिली थी उस वायरस को बोला गया था सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं SARS-CoV-2। अब ये जो वायरस है इससे कौन सी डिजीज़ स्प्रेड हो रही थी, कोरोना वायरस डिजीज़ 2019 में ये ओरिजिनेट हुई, इसलिए इसको 2019 बोल दिया, जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं कोविड-19। तो ये जो है सबसे पहले वुहान चाइना में सबसे पहले जो है इसका आउटब्रेक देखने को मिला था, और वहाँ से फिर और जो देश है दूसरे वर्ल्ड के देश है उसमें भी ये फैलने लग गई थी। मार्च 2020 के अंदर WHO ने कोरोना इन्फेक्शन को या कोविड-19 को पेंडेमिक घोषित कर दिया था, क्योंकि ये ऑलमोस्ट कंट्रीज़ में फैल चुका था। उसके बाद ही फिर लॉकडाउन चलना या लगना स्टार्ट हुआ था। ओके, तो ये तो बात हो गई इसके कुछ इंट्रोडक्शन की जो हमने अभी पढ़ा। नेक्स्ट वन अब बात करें इसके बाद अपन इसकी कॉजेज़ की। तो जैसा आपको मैंने बताया कि जो कोरोना इन्फेक्शन है वो कौन से वायरस से फैल रहा है, एक नया कोरोना स्ट्रेन जो डेवलप हुआ था जिसको बोलते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं SARS-CoV-2, जो कौन सा इन्फेक्शन कोज कर रहा है, कोरोना वायरस डिजीज़ 2019 या कोविड-19। अब बात आती है कि ये जो कोरोना वायरस या जो ये इन्फेक्शन फैला रहा है वो कैसे स्प्रेड होता है ये वायरस। तो ये स्प्रेड होता है क्लोज कॉन्टेक्ट से। अगर मान लो एक 4 लोगों का ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है, और इन चारों ग्रुप के जो लोग हैं ये एक दूसरे से क्लोज कांटेक्ट में खड़े हैं, पास पास खड़े हैं, और इनमें से एक जो पर्सन है उसको कोरोना का इन्फेक्शन प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, दूसरे लोगों को भी इन्फेक्शन स्प्रेड कर देगा अगर क्लोज कांटेक्ट में हैं। अब बात आती है कि कैसे स्प्रेड करेगा ये अदर दूसरे 3 लोगों को। तो ये स्प्रेड करेगा रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से। जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन आपने पढ़ा होगा उससे ये जो है वायरस स्प्रेड होता है। अब ये ड्रॉपलेट एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे जाती है, अगर ये जो इन्फेक्टेड पर्सन है ये कफिंग करता है यानी खांसता है, स्नीजिंग करता है यानी छींकता है, सांस लेता है, गाना गाता है या बोलता है, तो अगर ये किसी भी तरह की ऐसे प्रक्रिया करता है तो क्या होगा, ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स दूसरे नॉर्मल पर्सन्स में भी स्प्रेड हो जाएगी। ओके, अब बात आती है कि ये जो स्प्रेड हो रहा है वो दूसरे नॉर्मल पर्सन में कैसे एंट्री करेगा। तो जैसे ये पर्सन छींकेगा तो क्या होगा, इसके सामने वाला जो पर्सन है, ठीक है, यहाँ से जो छींकने पे जो ड्रॉपलेट्स बाहर आएगी वो ड्रॉपलेट्स इस नॉर्मल पर्सन में कैसे एंट्री करेगी, या तो इनहेलेशन से करेगी, यानी वो पर्सन सांस लेगा तो उसके साथ उसे वायरस भी अंदर चले जाएंगे, या वो ड्रॉपलेट्स उसके माउथ से, नोज से या आई से जो है अंदर एंटर कर जाएगी या वायरस अंदर एंटर कर जाएगा। तो ऐसे जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कोरोना का वायरस स्प्रेड होता है अगर जो पर्सन पास पास खड़े हैं और वो एक जो इन्फेक्टेड पर्सन है वहाँ पे खांस रहा है, छींक रहा है या बोल रहा है, तो उसके ड्रॉपलेट्स इनमें एंटर कर जाते हैं और ऐसे इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। नेक्स्ट वन, अब बात करें इसके रिस्क फैक्टर्स की। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कब कब ये कैसी कंडीशन में फैल सकता है, क्लोज कांटेक्ट में। कैसे क्लोज कांटेक्ट में, अगर कोई पर्सन 2 मीटर या 6 फीट की जो नॉर्मल दूरी है उस गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, पास पास खड़े हैं, ओके, या
कैसे फैलेगा, कोई इन्फेक्टेड पर्सन पास में खड़ा होकर अगर खांस दे या छींक दे। ओके, अब बात आती है कि कौन से लोग ज़्यादा हाई रिस्क वाले होते हैं या कौन से लोग ज़्यादा इस कोरोना इन्फेक्शन के लिए प्रोन होते हैं। तो जो ओल्डर लोग होते हैं, ओल्डर एज के जो लोग होते हैं, ज़्यादा एज के लोग, उनको कोरोना इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा होते हैं। दूसरा, वो लोगों को इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा होते हैं जिनको पहले से किसी तरह की मेडिकल कंडीशन प्रेजेंट है या कोई बीमारी प्रेजेंट है, जैसा कि हार्ट डिजीज़ हुई, डायबिटीज़ हुई, ठीक है, या ट्यूबरक्लोसिस हुआ, टीबी या सीओपीडी, ऐसी कोई इन्फेक्शन या कंडीशन अगर प्रेजेंट है पर्सन में तो उनको कोरोना होने के चांस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह के एज ग्रुप होगी या पीपल के ग्रुप होगी जिनको इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा है। एक तो ओल्डर एज पीपल या जो वो लोग जिनको मेडिकल किसी कंडीशन प्रेजेंट है पहले से। तो बात करते कौन कौन सी ऐसी मेडिकल कंडीशंस हो सकती है जिनमें अगर पर्सन में कंडीशन प्रेजेंट है तो इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा होंगे। सबसे पहले तो जिनको सीरियस हार्ट डिजीज़ है, अगर किसी पर्सन में कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, एमआई या ऐसी कोई कंडीशन प्रेजेंट है तो उन लोगों को कोरोना इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा होते हैं। किसी को अगर कैंसर है तो उनमें भी इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा होंगे, डायबिटीज़ वाले में भी होंगे, सीओपीडी वाले पर्सन में भी होंगे। अगर कोई पर्सन ज़्यादा ओबेज है, यानी जो मोटे लोग होते हैं, ओबेज पर्सनस होते हैं, उनमें भी इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट वन, जो स्मोकिंग करते हैं लोग, उनमें भी इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा होते हैं। दूसरा, जो क्रोनिक किडनी डिजीज़ वाले पर्सन, अगर किसी पर्सन को किडनी प्रॉब्लम है, उनमें भी इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं। दूसरा, जो वीक इम्यूनिटी वाले पर्सन है, जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, जो बार बार बीमार होते रहते हैं, उनमें भी इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा होते हैं। दूसरा, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है, उनमें भी इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा है। अब बात आती है अस्थमा वाले पेशेंट्स की, जिन लोगों को अस्थमा होता है, अगर उनको इन्फेक्शन हो गया तो उनमें कॉम्प्लिकेशंस सीवियर हो सकती है। ओके, दूसरा, जो हाई बीपी वाले पर्सन होते हैं, जिनमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, उनमें भी अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उनमें भी कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो ये जो भी मैंने आपको कंडीशंस बताई, ये कंडीशन अगर किन्हीं लोगों में प्रेजेंट है तो वो लोग कोरोना इन्फेक्शन के लिए ज़्यादा हाई रिस्क पे है या ससेप्टिबल है। ओके, तो ये बात हो गई यहाँ पे रिस्क फैक्टर्स की। अब हम बात करें इसके सिम्टम्स की, तो जब भी किसी पर्सन में वायरस एंटर करता है उसके बाद में 2 से 14 दिन के अंदर जो है सिम्टम अपीयर होने लग जाते हैं। अब जो इन्फेक्शन होता है कोरोना का, इसके कॉमन सिम्टम की बात करें तो इसके कॉमन सिम्टम होते हैं फीवर यानी बुखार आएगा, कफिंग होगी यानी खांसी होगी, और टाइटनेस रहेगी यानी थकान फील होगी। तो एक कॉमन सिम्टम है। इसके अलावा इसमें कुछ अर्ली सिम्टम भी देखने को मिलते हैं, और इसका अर्ली सिम्टम है जिस पर्सन को इन्फेक्शन होने वाला है या हो चुका है तो उसमें क्या सिम्टम देखने को मिलेगा अर्ली, उसको टेस्ट और स्मेल का पता नहीं चलेगा, उसको बिल्कुल भी टेस्ट नहीं होगा और बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी, जो कि एक अर्ली सिम्टम है कोरोना इन्फेक्शन का। ओके, नेक्स्ट अदर इनमें और कुछ और इन्फेक्शन सिम्टम भी देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन, इसमें डिस्निया की प्रॉब्लम हो सकती है जो कि सीवियर कंडीशन में देखने को मिल सकती है, यानी पर्सन को सांस लेने में दिक्कत होगी। चिल्स हो सकता है, मतलब कपकपी हो सकती है। मसल एक हो सकता है, यानी जो मसल्स हैं उनमें दर्द हो सकता है, पेन हो सकता है। सोर थ्रोट की कंडीशन रह सकती है, यानी जो गला रहेगा उसमें खराश रहेगी, खराब रहेगा। ओके, दर्द होगा। नेक्स्ट वन, यहाँ पे रनी नोज रह सकती है, मीन्स नाक बह सकती है। दूसरा, यहाँ पे हेडेक की शिकायत भी रहेगी, चेस्ट पेन भी हो सकता है, और पिंक आइज भी हो सकती है, जो कंजक्टिवाइटिस हम जिसको बोलते हैं। तो इस तरह के जो है अदर सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं कोरोना इन्फेक्शन में। इसके अलावा कुछ डायरिया जैसे सिम्टम भी देखने को मिले हैं कुछ बच्चों में, जो कि लेस कॉमन सिम्टम है। ठीक है, तो इस तरह के डायरिया जैसे सिम्टम भी इन्फेक्शन देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट वन, अब बात करें इसके बाद अपन इसके डायग्नोसिस की, तो यहाँ पे पर्सन की हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। जो कोरोना का अगर कोई सस्पेक्ट आता है हॉस्पिटल में तो उसकी हिस्ट्री ली जाती है। हिस्ट्री में ये पूछते हैं कि आपको क्या क्या सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, आप में क्या क्या सिम्टम आ रहे हैं, और ये भी पूछते हैं कि आप कुछ दिनों पहले किसी कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए थे क्या। तो ये सब हिस्ट्री जो है डॉक्टर या नर्स जो है पेशेंट से कलेक्ट करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन करना यहाँ थोड़ा रिस्की रह सकता है, इसलिए पेशेंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उससे हिस्ट्री कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, यहाँ पे जो
जो कोरोना का डायग्नोसिस होता है उसमें सैम्पलिंग लेते हैं, मींस जो भी कोरोना टेस्ट कराने जाता है उसकी सैम्पलिंग होती है। उसमें क्या करते हैं, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं वो पेशेंट की नोज से या जो माउथ है या जो थ्रोट है वहाँ से सैंपल लेते हैं। सैंपल में क्या करते हैं, अंदर का जो म्यूकस होता है उसको स्वाब से ले लेते हैं और उसको जो लेबोरेटरी में भेज दिया जाता है, वहाँ पे उसका टेस्ट होता है और उसे पता चल जाता है कि पेशेंट कोविड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो प्रेजेंट में कोरोना का कोई भी क्योर अवेलेबल नहीं है, यानी परमानेंट ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। पर एफडीए ने यहाँ पे एक ड्रग अप्रूव की है जो कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट्स को हॉस्पिटल्स में दी जा रही है। उस ड्रग का नाम है रेमडेसिविर, जो कि एक एंटीवायरल ड्रग है जो हॉस्पिटल में कोविड पेशेंट्स को अभी दी जा रही है रिसेंटली। इसके अलावा कुछ केसेस में एक और ड्रग भी दी जा रही है जिसका नाम है बार्सिटिनिब। ये एक तरह की एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है जो क्या करती है, इन्फ्लामेशन को कम करने का काम करती है। तो ये दो तरह की ड्रग्स है जो कोविड पेशेंट्स को दी जा रही है। एक तो है रेमडेसिविर जो कि एंटीवायरल ड्रग है और एक दी जा रही है बार्सिटिनिब जो कि एक एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। इसके अलावा कुछ ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जो सीरियसली इल होते हैं या वेंटिलेटर्स पे है या इमरजेंसी कंडीशन में सीरियसली इल है, तो उन लोगों को इन दोनों ड्रग्स का कॉम्बिनेशन भी दिया जा रहा है, यानी रेमडेसिविर और बार्सिटिनिब दोनों एक साथ दी जा रही है कॉम्बिनेशन में। तो ये तो बात हो गई ड्रग्स की जो अभी रिसेंटली कोविड पेशेंट्स को दी जा रही है। नेक्स्ट वन अब बात करें वैक्सीन्स की, तो रिसेंट टाइम में बहुत सी वैक्सीन्स का जो है डेवलपमेंट चल रहा है, कुछ की ट्रायल्स भी हो रही है। रिसेंटली दो जो है वैक्सीन्स आई थी, फाइजर एंड मॉडर्ना, जिनका ट्रायल भी हुआ और इंग्लैंड में कुछ लोगों को इसकी डोजेज भी दी गई है। इसके अलावा इंडिया में भी एक वैक्सीन बनी है जिसका नाम है कोवैक्सीन, जो भारत बायोटेक ने बनाई है। ये जो वैक्सीन है वो भी अभी ट्रायल फेज़ में है। इसकी जो ट्रायल है वो 3 फेज़ में हुई जानी है और इसके लिए वॉलंटियर्स भी ढूंढे जा रहे हैं। अगर ये तीनों ट्रायल फेज़ में अगर अप्रूव हो जाती है तो उसके बाद इंडिया में इसका डिस्ट्रीब्यूशन होने लग जाएगा, जिसको बोलेंगे कोवैक्सीन। ये तो बात हो गई वैक्सीन की। अब हम बात करें सपोर्टिव थेरेपी की, यानी जो कोविड इन्फेक्टेड पेशेंट होता है उसको जो एंटीवायरल ड्रग्स दी जाती है उसके साथ उसको सपोर्टिव थेरेपी भी देना जरूरी है। क्या क्या देंगे सपोर्टिव थेरेपी में, पेन रिलीवर्स देंगे यानी एनाल्जेसिक्स देंगे, कफ सिरप भी यहाँ दे सकते हैं खांसी को कम करने के लिए। उस पेशेंट को रेस्ट भी एडिक्वेट प्रोवाइड कराना है और फ्लूइड इंटेक भी उसका मेंटेन करके रखना है। तो ये तो सपोर्टिव थेरेपी देनी है। इसके बाद अपन बात करें प्रिवेंशन की कि कोविड इन्फेक्शन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले बात का ध्यान रखना है कि हमें क्लोज कॉन्टैक्ट को अवॉइड करना है, लोगों से ज़्यादा क्लोज कांटेक्ट नहीं रखना, यानी उनके पास में खड़े नहीं रहना है। कितना डिस्टेंस हमें मेंटेन करना है लोगों से बात करते टाइम, 2 मीटर का या 6 फीट का। ओके, नेक्स्ट वन क्या करना है, हमें हाथ को अच्छे से वॉश करना है। जब भी हम पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं या किसी से मिलते करते हैं तो उसके बाद में हमें हाथों को अच्छे से धोना है पानी से और साबुन से। कितने सेकंड्स तक धोना है, 20 सेकंड तक। उसके अलावा हम हैंड सैनिटाइज़र का भी यूज़ कर सकते हैं। कौन से हैंड सैनिटाइज़र का, जिसमें 60% मिनिमम एल्कोहल मिक्स हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट का हमें क्या बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम कहीं बाहर जाएं पब्लिक प्लेसेस वगैरह में तो हमें फेस पे मास्क का यूज़ करना है, चाहे हम क्लॉथ मास्क पहने या सर्जिकल मास्क पहने। इसके अलावा जब भी हम पब्लिक प्लेसेस में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं तो हमें गलती से भी हमारी आइज़ को, नोज़ को या माउथ को टच नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वन, अगर आप बीमार हैं या आपको लग रहा है कि आपको इन्फेक्शन होने वाला है या इन्फेक्शन हो चुका है तो आपको अपने घर पे ही रहना है। अपनी फैमिली मेम्बर से या बाहर के लोगों से दूरी बना के रखनी है, घर से रह के या मतलब जो भी काम है वो करना है। ठीक है, तो इस तरह की जो बातों का हमें ध्यान रखना है, इन्हीं बातों का ध्यान रख के हम कोरोना इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, अब बात करें इसकी कोपिंग या सपोर्ट की, तो कोरोना इन्फेक्शन जो अभी चल रहा है, पेंडेमिक चल रहा है, इसमें हम कुछ कोपिंग स्ट्रेटजीज अपना सकते हैं और अपनी बॉडी को सपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या क्या करना है, हमें हेल्दी डाइट लेनी है, अच्छी स्लीप लेनी, अच्छी नींद लेनी है। इसके अलावा हम रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज भी कर सकते हैं, जैसे जो
डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, मेडिटेशन है, इस तरह की जो प्रोसेस है हम कर सकते हैं हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा हमें क्या करना है कि हमें न्यूज़ वगैरह जो है वो उनको ज़्यादा नहीं देखना है, क्योंकि आप जब भी न्यूज़ चैनल चलाओगे, पे अभी की नहीं, अभी की बात तो फिर भी अलग है, जब पहले ये ज़्यादा चल रहा था उस टाइम एनी टाइम चैनल पे जो है कोरोना से रिलेटेड न्यूज़ आती थी, तो उससे क्या होता था कि हमारे मन में डर पैदा हो जाता था। तो ऐसा हमें नहीं करना, इन चीज़ों को अवॉइड करना है। ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया को भी अवॉइड करना है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे भी जो है इस चीज़ें जो है सर्कुलेट होती रहती है, जो लोगों के माइंड में डर बनाती रहती है। इसके अलावा हमें जो है अच्छे से पानी वगैरह पीना है, फ्लूइड अच्छे से लेना है। ओके, तो इन बातों का हम ध्यान रखेंगे तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी और इन्फेक्शन का खतरा भी कम होगा। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू।